नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के अंतर्गत भारत के भूगोल को लेके जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक के अनुसार जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं, उनको हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में अध्ययन कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं भारत के वन्य जीव। अब जब भारत के वन्य जीवों को लेकर बात करते हैं तो सामान्यतः विद्यार्थी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब हम वन्य जीवों की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण की बात नहीं करें, वन्य जीवों की बात करते हैं, तो वन्य जीवों को लेकर जो प्रश्न आते हैं वह या तो पर्टिकुलर किसी राज्य क्षेत्र से आते हैं कि कौन सा वन्य जीव किस राज्य क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर उस वन्य जीव के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है, या फिर उस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जिसे राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से हमें भारत के जो प्रमुख वन्य जीव है उनको लेके क्या प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वहां से क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से भारत में कैट बियर का प्राकृतिक आवास है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी हिमालय, डी शीत मरुस्थल। आपको बताना है कि भारत में कैट बियर का प्राकृतिक आवास कौन सा है। अब यहां से समझना, सबसे पहले कैट बियर किसे कहा जाता है? कैट बियर अरुणाचल प्रदेश में जो लाल पांडा है, किसे? लाल पांडा को कहां कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर की संज्ञा देखिए, पहला पॉइंट। अब देखिए लाल पांडा कहां पर पाया जाता है, तो लाल पांडा लगभग 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर विशेष रूप से सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, और जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, दार्जिलिंग क्षेत्र, यहां पर जो है कैट बियर यानी कि लाल पांडा पाया जाता है। तो अब यहां जो है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहां किसका भाग है? तो यहां जो है किसका भाग है? पूर्वी हिमालय का भाग है, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, कि कैट बियर का जो प्राकृतिक आवास माना जाता है वह पूर्वी हिमालय क्षेत्र के राज्य, विशेष रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहां यह लाल पांडा कैट बियर पाया जाता है। अब यह क्यों चर्चित है, इसका कारण है कि इसकी जो है दिन प्रतिदिन संख्या कम हो रही है, और इसीलिए कैट बियर को आईयूसीएन ने
किसमें शामिल किया है? संकटग्रस्त प्रजाति में इसे शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। संकटग्रस्त जीव के रूप में इसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में सूचीबद्ध किया गया। और इसीलिए कैट बियर, लाल पांडा के संरक्षण के लिए 1996 में, कब? इसके संरक्षण के लिए 1996 में किसके द्वारा? WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी कि विश्व वन्यजीव कोष के सहयोग से कौन सी लाल पांडा परियोजना लाल पांडा परियोजना प्रारंभ की गई और कहां से शुरू की गई? इसकी शुरुआत की गई पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से। जंतु पार्क से जो है इसकी शुरुआत। तो अब समझना, कैट बियर को लेके हमें क्या पूछा जाता है? या तो पूछा जाता है कि कैट बियर का प्राकृतिक आवास कहां है, तो वह है पूर्वी हिमालयी राज्य, जिसमें विशेष रूप से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वहां के जंगलों में यह पाया जाता है। और इसे IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में या संकटग्रस्त जीव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और इसलिए लाल पांडा के संरक्षण के लिए WWF के सहयोग से 1996 में भारत में कौन सी लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई? तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1996 में। किसके सहयोग से की गई? WWF के सहयोग से की गई। और इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से इसकी शुरुआत की गई। तो इस तरह से हमें कैट बियर को लेके कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो वह इस फ्लो चार्ट में से पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो अब इसमें याद क्या रखना, देखिए सबसे पहले कि जो डॉल्फिन है जिसे क्या कहा जाता है? गांगेय डॉल्फिन या स्थानीय भाषा में इसे सूस कहा जाता है। क्लियर? अब इसे इसके संरक्षण के लिए 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 कब? 5 अक्टूबर 2009 को इसे क्या घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। यानी कि डॉल्फिन जो है जिसे हम गांगेय डॉल्फिन या स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं, इसे 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। क्लियर? अब यहां पर समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गांगेय डॉल्फिन या डॉल्फिन
यह जो है केवल कहां रहती हैं? स्वच्छ जल में रहती है। कहां रहती है? जहां स्वच्छ साफ जल होगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि गंगा नदी में प्रदूषण के कारण इसकी संख्या में निरंतर कमी हुई और इसीलिए इसे भी विलुप्त प्राय जीव के रूप में जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब समझना, यहां से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसका एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है, वह है सी विक्रमशिला अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है? भागलपुर, बिहार में। क्लियर हो गया? और इसे ही भी IUCN के द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। अब यहां पर समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक तो प्रश्न हमें पूछा जाता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखना, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यहां तक क्लियर? अब डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास किया था, वह प्रयास किया था प्रोफेसर R.K. सिन्हा ने, और इसीलिए R.K. सिन्हा को भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना, इसके संरक्षण के लिए जो कार्य किया था वह क्या किया था? प्रोफेसर R.K. सिन्हा, और इन्हें कहा जाता है भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है प्रोफेसर R.K. सिन्हा को। जिस तरह से हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कैलाश सांकला को कहते हैं, सलीम अली को इंडियन बर्ड मैन की संज्ञा दी गई है, तो उसी प्रकार जो है प्रोफेसर R.K. सिन्हा को भारत का डॉल्फिन मैन कहते हैं। जिस तरह से हम राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उसी प्रकार भारत का डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? R.K. सिन्हा को कहा जाता है। तो इस तरह से हमें एक तो डॉल्फिन को लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद डॉल्फिन को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि डॉल्फिन जो है यह मछली नहीं है। यह क्या है? यह दृष्टिहीन यह ध्यान रखना, गांगेय डॉल्फिन जो है यह मछली नहीं है, फिश नहीं है, यह जन्म से अंधा यानी कि दृष्टिहीन जलीय जीव है, जो कि स्वच्छ जल यानी कि गंगा में पाया जाता है। और गंगा में प्रदूषण के कारण इसकी संख्या में जब कमी हुई तो इसके संरक्षण के लिए इसे 5 अक्टूबर 2009 को, क्योंकि 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया, और इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को हम गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हमें प्रश्न विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। अब एक और प्रश्न जो कि गांगेय डॉल्फिन से पूछा जा सकता है कि
डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर आर के सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई, यानी कि इन्होंने जो है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो है प्रयास किए। क्लियर? एक और पॉइंट जो यहां से पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा भी किसे दिया गया है? डॉल्फिन को दिया गया है। और भारत विश्व का चौथा देश है जिसने डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमतेंदु परियोजना का संचालन नहीं किया जा रहा है? ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी असम। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हिमतेंदु इसे 1972 में 1972 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। अब यहां पर ध्यान रखना कि जब 1972 में IUCN के द्वारा इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा हिमतेंदु के संरक्षण के लिए 20 जनवरी 2009 को 20 जनवरी 2009 को हिमतेंदु परियोजना की शुरुआत की। हिमतेंदु परियोजना की शुरुआत की। अब यहां परियोजना कहां कहां चलाएगी? तो यहां जो है हिमालय क्षेत्र के जो राज्य थे उनमें यहां प्रारंभ की गई, जिसमें कौन कौन से हैं देखिए। इसके अंतर्गत एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां है 2। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर समझना कि यहां शुरू कब हुई? 20 जनवरी 2009 को जब यहां प्रारंभ की गई थी, उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य के रूप में थे। तो उस समय यहां हिमालय के 5 राज्यों में प्रारंभ की गई, लेकिन वर्तमान में यहां 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है। और इसीलिए हमारा प्रश्न विशेष रूप से हिमतेंदु को लेकर पूछा जा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह है कि अभी हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हिमतेंदुओं की एक
रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि हिम तेंदुओं की संख्या का आंकलन किया गया और उसके अनुसार यह बताया गया कि भारत में जो है कितने हिम तेंदु हैं। तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। कितनी है? 718 हिम तेंदु की संख्या। इसमें सबसे ज्यादा हिम तेंदु कहां है? तो सबसे ज्यादा कहां है? लद्दाख के अंतर्गत है। यह ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदु कहां मिलेंगे? लद्दाख। और हिम तेंदु के लिए भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम बोलते हैं हेमिस हाई, हेमिस हाई, जो कि कहां पर है? लद्दाख में है। यहां हिम तेंदु के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिम तेंदु परियोजना का संचालन नहीं किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है, उत्तराखंड में किया जा रहा है, सिक्किम में किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, असम में हिम तेंदु परियोजना का संचालन नहीं किया जा रहा। और भारत में जो हिम तेंदु है उनमें सबसे ज्यादा हिम तेंदु आपको कहां मिलेंगे? लद्दाख में मिलेंगे। और इसीलिए लद्दाख का जो नेशनल पार्क है, जिसे हम हेमिस हाई नेशनल पार्क कहते हैं, वहां किसके लिए जाना जाता है? वहां हिम तेंदु के लिए जाना जाता है। तो अब हिम तेंदु को लेकर जो प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाने की संभावना है वहां पूछे जाने वाली है। एक तो इसकी हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर भारत में कुल 718 हिम तेंदु है। इनमें सबसे ज्यादा कहां पर हैं? लद्दाख के अंतर्गत है। और उसके बाद दूसरा नंबर है वह उत्तराखंड में है। क्लियर? तो इस तरह से हमें हिम तेंदु परियोजना को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने चर्चा की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से राइनोसौर परियोजना से संबंधित है? ए, डिब्रू साइखोवा, बी, काजीरंगा, सी, मानस, डी, इटांकी। राइनोसौर परियोजना, अब समझना सबसे पहले राइनोसौर परियोजना क्या है? राइनोसौर परियोजना यहां कि जो एक सींग वाला जो गैंडा है उसके संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई क्या है? परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट राइनोसौर के रूप में जाना जाता है। और ये आरपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि प्रोजेक्ट राइनोसौर का संबंध किससे है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वह है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किस राज्य में है? असम राज्य में है। इस काजीरंगा नेशनल पार्क से जो है किसकी शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट राइनोसौर या राइनोसौर परियोजना की शुरुआत की गई, जो कि एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के संबंध में थी। तो इसलिए निम्नलिखित में से राइनोसौर परियोजना से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या है? बी। अब समझना, डिब्रू साइखोवा यहां भी असम में है। यहां भी कहां पर है?
लेकिन यहां सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जैव आरक्षित मंडल के रूप में जाना जाता है। मानस यहां भी कहां पर है? असम में। असम। और यहां सर्वाधिक जैव विविधता वाला नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है इटांकी। इटांकी जो है यह नागालैंड का नेशनल पार्क है। किसका है? नागालैंड का नेशनल पार्क। अब यहां पर समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोजेक्ट राइनोसोर या राइनोसोर परियोजना क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि 28 मार्च 2014 को असम वन विभाग, बोडो स्वायत्त परिषद और WWF के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया या प्रारंभ किया गया, जिसे कहा गया इंडियन राइनो विजन 2020। यहां ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। इंडियन राइनो विजन 2020, इसकी शुरुआत की गई थी 28 मार्च 2014 में। अब इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि वर्ष 2020 तक भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। और कितनी पहुंचाना? 3000 तक पहुंचाना। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत में जो एक सींग वाले गैंडों की संख्या है वह लगभग कितनी है? 2400 है। और इन 2400 का लगभग कितना? 75% से भी ज्यादा, यानी कि 2300 जो है यहां कहां पर है? असम में है। तो इसीलिए हमारा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो राज्य पूछा जाएगा तो असम, और स्थान पूछा जाता है तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसीलिए भारत में जब भी असम से जो प्रश्न पूछा जाता है वह काजीरंगा नेशनल पार्क से या प्रोजेक्ट राइनोसोर के संबंध में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट राइनोसोर का संबंध किस राज्य से? राज्य पूछा जाएगा तो असम, और नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो काजीरंगा से पूछा जाएगा। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से रिडले ओलिव का प्रजनन स्थल है? ए गहीर माथा, बी गुहार मोती, सी कोरोमंडल, डी मालाबार। अब समझना सबसे पहले रिडले ओलिव क्या है। यहां कछुआ की
विशिष्ट प्रजाति, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। और यहां कैसे दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है, दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है जो कि विशालकाय क्या होते हैं, कछुआ। अब यहां जो है प्रतिवर्ष शीत ऋतु में, आप समझना यहां से, यहां प्रतिवर्ष शीत ऋतु में प्रजनन के लिए कहां आते हैं, भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर यह आते हैं। और यह जिस स्थान पर प्रजनन का कार्य करते हैं वह जो है क्षेत्र क्या कहलाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है गहीर माता क्षेत्र। गहीर माता क्षेत्र। और यह गहीर माता क्षेत्र जो है यहां भीतरकनिका उद्यान जो किस राज्य में है, ओडिशा में। तो अब क्लियर हो चुका होगा कि निम्नलिखित में से रिडले ओलिव का प्रजनन स्थल कौन सा है। इसका सही उत्तर है ए, गहीर माथा। यह जो है इस रिडले ओलिव का क्या है, प्रजनन स्थल है। अब यह किसका भाग है, तो यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का भाग है। और इसीलिए हमें यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कछुआ संरक्षण परियोजना, भारत में कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब और कहां से की गई, तो 1975 में। भीतरकनिका नेशनल पार्क से की गई। और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, ओडिशा में। कहां पर है, ओडिशा में। और इसीलिए आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रिडले ओलिव के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रिडले ओलिव के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा है, जहां 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट, कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में भी एक स्थान है गहीर माथा। और यह जो है, यह रिडले ओलिव जो विशालकाय कछुआ हैं उनका क्या है, प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है गुहार मोती। तो यह जो गुहार मोती है, यह भारत का पश्चिमी बिंदु, जो कि कहां पर है, गुजरात में। यह तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है। और मालाबार यह
केरल का तट। तो इस तरह से आपको भारत के वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करना है। नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या हमें पता होनी चाहिए, कौन सा नेशनल पार्क कहां है, लेकिन किसके लिए जाना जाता है। तो भीतरीकनिका नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है, रिडले ओलिव के लिए जाना जाता है। क्लियर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार अरुणाचल वाला वहां लाल पांडे के लिए जाना जाता है, और लाल पांडा यानी कैट बियर के लिए नामदफा नेशनल पार्क, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वह अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि लाल पांडा के लिए जाना जाता है। क्लियर। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से थामिन परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ए अरुणाचल प्रदेश से, बी असम से, सी मणिपुर से, डी पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि थामिन क्या है। थामिन यहां हरिण या मृग की प्रजाति। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसकी सबसे थामिन को जो है किस नाम से जाना जाता है, संगाइया डांसिंग डियर के रूप में भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब समझना यहां से, यहां कहां पाया जाता है, तो यहां मणिपुर में लोकटक झील में स्थित कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो अब देखिए यहां भारत में यानी कि थामिन जो है यह मणिपुर के लोकटक झील में कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाएगा। तो थामिन परियोजना का संबंध किस राज्य से होगा, इसका सही उत्तर होगा वह है सी मणिपुर। अब अगला पॉइंट कि इस थामिन परियोजना की शुरुआत कब की गई, 1977 में की गई। कब की गई थी, 1977 में थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहां से, मणिपुर से। तो इस प्रकार से हमें थामिन परियोजना को पूछा था। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा परियोजना है, असम में प्रोजेक्ट राइनोसोर या राइनोसोर प्रोजेक्ट है, और वहीं पर पश्चिम बंगाल जो किसके लिए जाना जाता है, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और बंगाल टाइगर के लिए बुक्शा नेशनल पार्क। तो यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट है, यहां पर प्रोजेक्ट थामिन है, राइनोसोर प्रोजेक्ट है और लाल पांडा प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हमें थामिन परियोजना का प्रश्न विशेष रूप से पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहां
जो है डांसिंग डियर संगाई, यह मणिपुर में लोकटक झील में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी ध्यान रखना, यह भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर 1977 में प्रोजेक्ट थामिन या थामिन परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य संगाई या थामिन जो मृग की प्रजाति है इसका संरक्षण करना। क्लियर। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और ये जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं यह वन्य जीवों के अनुसार कर रहे हैं, ना कि नेशनल पार्क की तरह से, कि हमें भारत के वन्य जीव पूछे जाएंगे तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए है और उस वन्य जीव के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, इसको आधार बना के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जिस प्रकार से वन्य जीवों को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से हंगुल परियोजना के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी दच्छीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और डी हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो हंगुल क्या है? तो हंगुल जो है हंगुल यहां यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक हरिण है। यूरोपियन रेंडियर मृग या हिरण है। क्लियर हो गया। और इसे क्या कहा जाता है? कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। और यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी है और इसके लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वह है दच्छीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हंगुल जो कि यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का जो मृग है, जिसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है दच्छीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर ही हंगुल परियोजना प्रारंभ की गई। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना यहां पर हंगुल परियोजना कब प्रारंभ की गई है? तो यहां 1970 में हंगुल परियोजना प्रारंभ की। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी दच्छीग्राम। अब देखिए नामदफा को लेके बात करें तो नामदफा यहां अरुणाचल प्रदेश में जो कि लाल पांडा के लिए जानी जाती है। रामगंगा यहां उत्तराखंड में जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1936 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। हेमिसाई यहां
लद्दाख में, और यहां पर हिम तेंदु परियोजना प्रारंभ की है। तो इस प्रकार से जो वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जिस वन्य जीव के लिए है, वहां पर कौन सी परियोजना का संचालन किया जा रहा है, यही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमें पूछे जाने की संभावना है, उसी के अनुसार हम एक एक वन्य जीव के बारे में, सबसे पहले लाल पांडा के बारे में, उसके बाद गांगे या डॉल्फिन के बारे में, उसके बाद थामिन के बारे में, हिम तेंदुए के बारे में और हंगुल के बारे में, इनको लेके यानी वन्य जीवों को लेके जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से एशियाई शेरों का घर कहलाता है? ए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, डी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशियाई शेर भारत में एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? तो एशियाई शेरों के लिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे ही क्या कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। अब समझना यहां से, यहां पर प्रति 5 वर्ष बाद एशियाई शेरों की क्या होती है? गणना होती है। और इसीलिए जो 15वीं एशियाई शेर की गणना कब हुई? 2020 में। क्लियर? और उसमें कोविड के कारण उसका प्रकाशन बाद में हुआ। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहां से हमें जो प्रश्न बनेंगे वहां प्रश्न बनेंगे कि एशियाई शेरों के लिए अब तक 14वीं गणना करवाई गई, जो प्रति 5 वर्ष बाद होती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1965। 1965 से प्रति 5 वर्ष बाद एशियाई शेरों की गणना होती है। तो 14वीं एशियाई शेरों की गणना कब हुई थी? 2015। 2020 में कोविड महामारी के कारण जो है एशियाई शेरों की गणना नहीं हो पाई, और उसमें देखा गया कि 14वीं गणना 2015 में भारत में सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहां मिलते हैं? गिर गुजरात में मिलते हैं। और इसीलिए गिर नेशनल पार्क गुजरात को क्या कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। अब यहां पर समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ही 1973 में गिर परियोजना की शुरुआत की गई। तो गिर परियोजना की शुरुआत यानी एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गिर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। तो इस तरह से हमें गिर परियोजना या एशियाई शेरों के घर के रूप में प्रश्न पूछा है। अब देखिए, यदि हम बात करें वन विहार, तो यहां कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और यहां किसके लिए जाना जाता है? तो भारत में सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर कहां मिलेंगे? तो आपको वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। एक वन विहार नए जो है अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर में, लेकिन सफेद बाघ जब पूछे जाएंगे तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में, यहां पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें
बुक्सा यहां पश्चिम बंगाल में, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और यह किसके लिए जाना जाता है? बंगाल रॉयल टाइगर के लिए जो है वह बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। और रणथंबोर नेशनल पार्क इसे बाघों का घर, कि भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ है वहां आपको कहां मिलेंगे? रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, वहां पर मिलेंगे। इसीलिए रणथंबोर नेशनल पार्क को बाघों का घर कहा जाता है। जबकि एशियाई शेरों का घर किसे कहते हैं? गिर को कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान जहां पर जो वन्य जीव पाया जाता है उसके आधार पे उसे क्या कहा जाता है, यह भी क्लियर होना चाहिए। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से घड़ियाल व मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? ए भीतरी कनिका, बी नंदन कानन, सी चंबल और डी गुंडी। अब यहां पर समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई थी? 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। क्लियर? और इसका जो है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है वह कहां कहां संचालित की जा रही है? तो एक तो गुंडी, तमिलनाडु में, भीतरकनिका ओडिशा में, नंदनकानन ओडिशा में, चंबल। इन वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, या यहां कहें कि मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर? अब इसमें से घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल और मगरमच्छ आपको कहां मिलेंगे? चंबल नदी में मिलेंगे। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी चंबल अभ्यारण्य। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य। जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन इसका सर्वाधिक भाग राजस्थान में। तो चंबल अभ्यारण्य राजस्थान जो है यह घड़ियाल एवं मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना, गुंडी, भीतरकनिका, नंदनकानन यहां भी घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि मगरमच्छ के संरक्षण के लिए परियोजना कब शुरू हुई थी? 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की गई और इसके तहत भारत में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। अब ध्यान रखना, मगरमच्छ अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहां पर है? यदि आपसे पूछा जाए
भारत में सर्वाधिक मगरमच्छ अभयारण्य, भारत में सबसे ज्यादा मगरमच्छ अभयारण्य कहां पर मिलेंगे आपको? कहां मिलेंगे? आंध्र प्रदेश में। और इसीलिए जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी, वर्तमान में जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यानी कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? हैदराबाद है। और सबसे ज्यादा मगरमच्छ अभयारण्य कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। जबकि मगरमच्छ और घड़ियाल का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो चंबल अभयारण्य है। तो इस तरह से हमें मगरमच्छ को लेके, हंगुल को लेके, गिर को लेके, एशियाई शेरों को लेके, जो भी मुख्य वन्य जीव और उससे संबंधित क्षेत्र है, उनको हमें प्रश्न में पूछा। हम यहां पर अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाएगा कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, या कौन सा नेशनल पार्क किस वन्य जीव के लिए जाना जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, हम उन पर विस्तार से चर्चा करें और वहां पर वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, इसका भी हम अध्ययन करें। चलें आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट REHAB का संबंध है। अब समझना, यहां से ए बाघ संरक्षण के लिए, हाथी संरक्षण के लिए, गिद्ध संरक्षण के लिए, या कछुआ संरक्षण के लिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि REHAB यह है क्या? इसका जो पूरा नाम है वह है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी कि REHAB। अब इसका देख सकते, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स, कि जो मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष है उसको कमी लाने के उद्देश्य से इसमें मानव और हाथी संघर्ष में कमी लाने के लिए मार्च 2021 में कर्नाटक में REHAB प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब इसका सीधा संबंध किससे? इसका सही उत्तर है भी हाथी संरक्षण से, यह ध्यान रखना। और इसके लिए मधुमक्खियों के क्या बनाया जाता है? बाड़ बनाई जाती है। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ है जो हाथी और मानव के बीच संघर्ष को क्या करती है? वह कमी लाने के उद्देश्य से यह इसीलिए लिखा गया है कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? मधुमक्खी द्वारा निर्मित
बाढ़ का प्रयोग किया जा रहा है और मधुमक्खी द्वारा बाढ़ जो कि हाथी और आदमियों के बीच के संघर्ष को क्या करेगी, कमी करेगी। और इसीलिए यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि प्रोजेक्ट REHAB का संबंध किससे, क्लियर, या किस राज्य में संचालित हो रहा है, तो कर्नाटक में। अब यदि हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो टाइगर प्रोजेक्ट यहां 1973 में शुरू हुआ था। कहां से, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड से, जिसे वर्तमान में हम रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। कछुआ संरक्षण यहां भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा से। तो इस प्रकार से हमें जो भी प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रोजेक्ट के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक हाथी वाले राज्यों का सही समुच्चय। तो अब समझना यहां से, बारह अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय हाथी संख्या आकलन रिपोर्ट, भारतीय हाथी संख्या आकलन रिपोर्ट जारी की और इसके अनुसार भारत में हाथियों की संख्या 27,312 हाथी है। कितने, 27,312 हाथी है। क्लियर हो गया? किसके अनुसार? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। अब इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा हाथी, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि सबसे ज्यादा हाथी कहां पर हैं? कर्नाटक में। और कितने हैं? लगभग 6,049 हाथी कर्नाटक में। उसके बाद है असम में, असम में 5,718 हाथी। और उसके बाद है केरल में, केरल में 3,054 हाथी। तो अब देखिए भारत में सर्वाधिक हाथी वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? कर्नाटक। दूसरा कहां है? असम। और तीसरा कौन सा है? केरल। इसका सही उत्तर क्या है? सी। अब यहां ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि भारत में हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो भारत में हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य वह है बांदीपुर
नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक में, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। अब साथ ही साथ हाथी को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हम लोग बात करते हैं। अब समझना कि भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना, कौन सी? हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की, जिसे क्या नाम दिया गया? गज तमे नाम दिया गया। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जो कि 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। इस प्रकार से हमें जो है हाथियों को लेके, राइनोसोर को लेके, रिडले ओलिव को लेके, हंगुल को लेके, हिम तेंदुए को लेके, एशियाई शेरों को लेके, थामिन को लेके, कैट बियर को लेके, जितने भी वन्य जीव है उनको लेके जो प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। हालांकि आपको राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट पता होने चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क हैं। कितने? 106। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाए तो भारत में जो है 55 टाइगर प्रोजेक्ट है, और 55वीं जो बाघ परियोजना है वह धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि राजस्थान में। तो इसलिए ध्यान रखना, 52वीं और 55वीं राष्ट्रीय जो है टाइगर प्रोजेक्ट, 52वीं रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य को घोषित किया गया और 55वीं धौलपुर करौली को। हालांकि राजस्थान की 6ठी बाघ परियोजना कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट वह जो है अभी नामित की गई है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो इसलिए ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में 55 बाघ परियोजना है और 55वीं बाघ परियोजना हमारे राजस्थान में, जिसका नाम है धौलपुर करौली बाघ परियोजना। हालांकि जब हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो बाघ परियोजनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में आपको जो विशेष रूप से पूछी जाती है, एक तो कितनी बाघ परियोजनाएं हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब इसमें से वे राष्ट्रीय उद्यान जो पर्टिकुलर किसी वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हेमिसाई हिम तेंदुए के लिए है, दच्छीग्राम हंगुल के लिए है, गिर एशियाई शेरों के लिए है, वन विहार सफेद बाघ के लिए है, बांदीपुर हाथियों के लिए है, भीतरी कनिका विशालकाय कछुए के लिए है, या फिर मानस जैव विविधता के लिए है, इसी प्रकार काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है, यहां होना चाहिए। इसके अलावा कुछ राज्यों में जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि ओडिशा में, वहां हमें पूछा जाता है। इसी तरह से कान्हा नेशनल पार्क है, वहां पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पूछा जाता है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन विशेष रूप से यदि हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान जो 4 है उनको बाहर निकाल दें तो उसके बाद शेष राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें जम्मू कश्मीर का एक है, लद्दाख का हेमिसाई एक है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा है, या फिर ओडिशा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं, केरल है, तमिलनाडु है। यहां के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका विशेष रूप से अध्ययन करके,
साथ ही भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाते हैं तो वह कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। और इसीलिए अंडमान निकोबार के जो नेशनल पार्क है, विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई मैरीन है या महात्मा गांधी मैरीन है, सैडल पीक है, जो विशेष इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर देख के जाएं कि भारत के नेशनल पार्क और टाइगर प्रोजेक्ट के नाम। उसके अलावा एक जैव आरक्षित क्षेत्र, इनको भी आप बहुत अच्छे से देख के जाएं कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। हालांकि यह सब चीजें थ्योरेटिकल है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह भारत में वन्य जीव है, तो वन्य जीवों को लेकर जितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब मैं आपके कई कमेंट्स देख रहा था, तो आप में से कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए। तो साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पीडीएफ अवेलेबल करवाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है और न ही मैं अवेलेबल करवाता हूं। तो उसमें से कई विद्यार्थियों ने यह कहा कि सर पीडीएफ नहीं देने के कारण आपके व्यूज कम हो रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को मैं आपको यही कह रहा हूं कि मुझे यदि एक विद्यार्थी को भी पढ़ाना पड़ेगा तो मैं उतनी ही मेहनत करूंगा, और मुझे 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा तब भी मैं उतनी ही मेहनत करना। न तो मुझे व्यूज चाहिए, न ही मुझे नाम चाहिए, और न ही मुझे जो है किसी तरह से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। मेरा काम है पढ़ाना, जो मैं अपने अनुसार करूंगा। किसी के मुझे जो है कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना साथियों, व्यूज बढ़ाना या सब्सक्राइबर बढ़ाना या फिर मुझे कोई अपना नाम कमाना, इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जो मुझे अच्छा लगता है, जिन्हें मुझे पढ़ाना है उनको मैं पढ़ाऊंगा। जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए। लेकिन जब पीडीएफ का क्लियर कर दिया है कि नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्लियर। और पीडीएफ इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि पीडीएफ आपके पास बहुत सारी है। पीडीएफ छोड़े, पीडीएफ के अलावा दुनिया भर का आपके पास कंटेंट मिलेगा। बहुत से आपके पास नोट्स मिलेंगे, बहुत सी किताबें मिलेगी, गाइड्स मिलेगी, कोचिंग से नोट्स होंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस होंगे। पढ़िए ना, हम लोग मना नहीं कर रहे। और मैं तो कह रहा हूं कि आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सेलेक्ट होना है। चाहे आप किसी चैनल से पढ़ें, किसी ऐप से पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, किसी की पीडीएफ पढ़ें, किसी के नोट्स पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता अध्यापक को। अध्यापक का एक ही उद्देश्य है कि जो भी जहां से पढ़े वह सेलेक्ट हो, और जिस दिन सेलेक्ट हो जाए उस दिन शिक्षक का वैसे भी सम्मान हो जाता है। तो इसलिए शिक्षक कभी भी व्यूज बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फिर अपना नाम के लिए नहीं पढ़ाता है। वह सिर्फ विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है वह चीज पढ़ा रहा है। और आपसे भी मैं यही कह रहा हूं कि जिनको सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है वही पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। और साथ में जो नया टॉपिक हम करने वाले हैं वह करेंगे भारत के उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हालांकि भारत की कृषि और फसलें हैं, लेकिन भारत और कृषि और फसलों वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे। पहले हम भारत के उद्योग और साथ ही औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल जो है आप भारत के उद्योग और औद्योगिक प्रदेश का पूरा कंटेंट पढ़ के आइए और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देके अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए और साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको परीक्षा में सफल बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।